ठीक ठीक है। वो कल जो मैंने जनरल पैथोलॉजी का लेक्चर शेयर किया था उसकी समझ आ गई थी, एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे। अब आवाज ठीक है? जो कल जनरल पैथोलॉजी का लेक्चर आप लोगों से शेयर किया था उसके एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे, 100 एमसीक्यूज थे थर्ड एडिशन में। ठीक है, ओके। एक ने थम्स अप किया, बाकी सब ने किए हैं या नहीं किए हैं एमसीक्यूज? मैम उसमें 21 क्वेश्चन है, वो अगर बता। अच्छा, 21 बोला ना आपने? सॉरी 20। अच्छा, प्राइम 21 says the primary gravitar taking iron tablets, lots of fresh vegetables and juices, but deficiency C is at risk of। तो जब आयरन लेगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो उसमें कम हो जाती है, ठीक है। आयरन टेबलेट्स के साथ जब हम फोलिक एसिड वगैरह देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है ना वो आयरन की वजह से कम हो जाती है, इसलिए जब हमने आयरन टेबलेट्स देनी होती है, आपको पता है प्रेगनेंसी में भी 3 मंथ्स में पहले हम आयरन एंड फोलिक एसिड दे रहे होते हैं, ठीक है, मेनली। फिर उसके बाद हम कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक आयरन टैबलेट्स ले रही होती है तो उसके साथ कैल्शियम देने का फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज कर देती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आयरन। ठीक है। आज हम जनरल पैथोलॉजी में करने लगे हैं स्टार्ट इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, ठीक है। इसके अंदर अब ठीक है, पहले हम जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद जो है वो। अच्छा, ओवरव्यू ये है कि जो हमारे पास स्टार्ट करते हैं अब इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर से। जो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर हमारे पास निमोनिक एक आता है एम रैट का, ठीक है। फिंगर कट के अंदर अगर पस बन गई है तो हाँ फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो सकती है पस के अंदर। फीवर या सेप्सिस हो गया साथ में तो फिर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो सकती है। अच्छा, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो निमोनिक है दैट इज द एम रैट, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता क्या है कि पहले सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब भी आपके पास एमसीक्यूज आए एक्यूट इन्फ्लेमेशन का तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ट्रांजिएंट, उसके बाद वेजो डायलेशन और फिर एम रैट होता है। एम रैट से क्या बनता है, माइग्रेशन। एम से माइग्रेशन, आर से रोलिंग होती है, ए से एडियन होती है, टी से ट्रांसमाइग्रेशन जिसे डायपिसिस भी क्या कहा जाता है। डायपिडिसिस भी बाज दफा लिखा हुआ था है, डायपिसिस भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो जो एम रेट है वो आपने स्टेप्स याद रखने हैं। पहले सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन होती है, फिर उसके बाद वो रोल करते हैं एंडोथीलियम के ऊपर, ठीक है, रोल करते हैं। और फिर एडियन हो जाती है एंडोथीलियम के साथ, और उसके बाद जो है वो माइग्रेशन हो ट्रांस माइग्रेशन होती है फ्रॉम स्मूथ एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स के साथ साथ, ठीक है। तो ये एम रैट का निमोनिक याद रखना, जब भी आपसे स्टेप्स पूछेंगे इन्फ्लेमेशन के यू शुड नो के पहले माइग्रेशन है, फिर रोलिंग है, फिर वो एडहेजन कर देते हैं एंडोथेलियम सेल्स के साथ, और उसके बाद जो है वो ट्रांस माइग्रेशन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो है वो आते हैं कि एडहेजन किसके साथ होती है, माइग्रेशन किसके साथ होती है, ठीक है। ये कौन कौन सी चीजें जो है इस सब में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एक्सक्यूज जब मी मैम, हमारे पहले जी, पहले मार्जिनेशन नहीं आएगा? पहले माइग्रेशन ही आता ना, एम रैट ही बोल रही हूँ। मार्जिनेशन।
मार्जिनेशन, सॉरी माइग्रेशन उसको बोल रही, मार्जिनेशन है जो मार्जिन पे जाके लगा है, फिर रोलिंग एडिशन एंड ट्रांस माइग्रेशन एंड पे है। ठीक है, तो एमरैट के अंदर जो है वो मार्जिन पे जाके लगा, मार्जिनेशन हो गई, रोलिंग हो गई, एडिशन होगी, और फिर ट्रांस माइग्रेशन होगी। ठीक है, ये एमरैट का सारा निमोनिक है। अब इसके अंदर हमारे पास एमरैट में आ जाता है कि क्या क्या चीज जो है वो मार्जिनेशन कराती है, कौन सी रोलिंग में है, ट्रांस माइग्रेशन में क्या है, और एडहियन में क्या है। ठीक है, मेनली सारे जो हैं वो हमारे पास एडहियन के इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं। एडहियन में याद रखिएगा कि जब भी फर्म एडहियन होनी है, फर्म एडहियन, फर्म सेल टू सेल एडहियन होनी है, स्ट्रॉन्गर एडहियन होनी है, दैट इज थ्रू द जो है वो इंटीग्रिन। ठीक है, जो फर्म स्ट्रॉन्गेस्ट एडहियन होनी है वो इंटीग्रिन के थ्रू होनी है। ठीक है, सेल टू सेल एडहियन है या जो फर्म एडहियन है। ठीक है, इसके अलावा अगर एडहियन लिखी हुई आए ट्रांजिएंट एडहियन, तो वो सिलेक्टिन से होती है, जो कि कुछ अरसे के लिए सिलेक्ट किया जाता है कि ट्रांजिएंट एडहियन होनी है सेल टू सेल, तो वो सिलेक्टिन के थ्रू होती है। ठीक है, लेकिन अगर ल्यूकोसाइट्स जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट अगर, या अगर ल्यूकोसाइट्स की मैं बात करूं, ल्यूकोसाइट ने अडहियर करना है विद द एंडोथेलियम, या उसने सेल टू सेल अडहियन करनी है ल्यूकोसाइट्स से। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स याद रखिएगा, तो उसके लिए LFA1 है। ठीक है, अगर ल्यूकोसाइट्स के लिए मैं फॉर्मेडियन की बात करूं तो फिर LFA1 है। सिर्फ फॉर्मेडियन लिखूंगी तो फिर इंटीग्रिन है। ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। ट्रांजिएंट एडिशन अगर एमसीक्यूज में आए तो सिलेक्टिन को चूज करना है। ट्रांजिएंट एडिशन ऑफ सेल टू सेल एडिशन जो हो रही होती है वो सिलेक्टिन के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, और जो फॉर्म एडिशन है दैट इज थ्रू द इंटीग्रिन, बट ल्यूकोसाइट एडिशन टू द एंडोथेलियल सेल्स, ये टू द एंडोथेलियम इज थ्रू LFA1। ठीक है, LFA1 ल्यूकोसाइट से, एल के ल्यूकोसाइट से LFA1 याद रखना है। जो रह जाते हैं बाकी डब्ल्यू बी की एंडोथेलियम से जो अटैचमेंट होती है वो ICAM1 से होती है। ICAM1 रिसेप्टर के टाइप होती है। जब एंडोथेलियम से जाके WBC ने रिसेप्टर्स के थ्रू लगना होता है, अगर वो रिसेप्टर की बात करें तब भी ICAM1 आएगा, अगर वो WBC टू द एंडोथेलियम अडहियन की बात करें तो भी ICAM आएगा। ठीक है, तो ICAM इज फॉर द WBC मेनली, जो कि एंडोथेलियल पे जाके थ्रू रिसेप्टर्स अटैच होती है, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ICAM की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आखिरी एक रहेगी ट्रांस माइग्रेशन। ठीक है, जो ट्रांस माइग्रेशन जिसे डायपेडिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, डायपेडिसिस है तो इसमें पी कैम है। ठीक है, पी कैम इज फॉर द डायपेडिसिस। ठीक है, डायपेडिसिस के लिए पी कैम है। तो इसको एक दफा रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके पास अडहियन है, फर्म अडहियन, सेल टू सेल अडहियन, फर्म अडहियन आती है दैट इज द इंटीग्रिन। अगर ल्यूकोसाइट अडहियन आती है दैट इज LFA। और अगर एंडोथेलियल WBC एडहियन आती है दैट इज ICAM। ठीक है, ट्रांजिएंट एडहियन आती है तो सिलेक्टिन। ये एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का आपके पास एमसीक्यूज आए कि एक ऐसी एलिमेंट का बताएं। ठीक है, कंप्लीमेंट का या प्रोटीन का या इस तरह लिखा हुआ है, एलिमेंट का, एक ऐसे एलिमेंट का बताएं जो कि एडहियन भी कर रहा है और माइग्रेशन भी कर रहा है, तो उसमें भी फिर हम ICAM की तरफ जाते हैं, क्योंकि ICAM जो है वो एडहियन हमारा करता है। ठीक है, तो अगर WBC एडहियन और माइग्रेशन दोनों लिखा हुआ है तो माइग्रेशन से आपको ये तो पता है कि पी कैम के थ्रू माइग्रेशन होती है। ठीक है, ट्रांस माइग्रेशन। लेकिन अगर WBC के साथ उसकी एडहियन और माइग्रेशन दोनों में लिखी है तो फिर हम ICAM को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर एडहियन, WBC की एडहियन एंड माइग्रेशन दोनों आए तो फिर हम ICAM को चूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे माइग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पी कैम। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। तो ये MCQ आपके पास डिफरेंट टाइप। मैम ये ट्रांस माइग्रेशन और माइग्रेशन चेंज है दोनों? हाँ, ये एक ही बात है, ट्रांस माइग्रेशन, डायपेडेसिस या माइग्रेशन में बोलूँ। ठीक है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, जो WBC की टाइट बाइंडिंग या एडहियन करनी है वो ICAM ने करनी है, और अगर वहां पे WBC की मूवमेंट भी साथ में लिखी हुई है तो उसके अंदर हम ICAM को लगा सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि एक आपके पास सीक्वेंस आ गया, दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारे पास जो चीजें ई सिलेक्टिन है, इंटीग्रिन है, ठीक है, आई कैन है, एल एफ ए है, पी कैन है, ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है वो होता है इसी इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे पास जो है वो क्या होता है, कुछ प्लेटलेट वगैरह एग्रीगेट करने होते हैं और कुछ उन्हें उतारने होते हैं। ठीक है, तो सिंपल एज वेल जो है वो ये याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन होनी है या अगर एंडोथेलियल डैमेज होनी है तो प्लेटलेट आके एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, जब भी एंडोथेलियल डैमेज होगी, तो जब भी ये अगर मैं एंडोथेलियम बनाऊं यहाँ से डैमेज होगा तो प्लेटलेट को जो है वो सेंसिंग मिलेगी और वो आके एग्रीगेट करेंगे ताकि यहाँ पे क्लॉट बनाया जा सके। ऐसे ही है। अब इनको प्लेटलेट की एग्रीगेशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और वेजोडाइलेशन वगैरह ने और वेजो कंस्ट्रिक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होनी है तो ट्रांसलेट पहले क्या होनी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो क्या होना है कि दो चीजें हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन में मेनली अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, टू ऐड से याद रख लो, टू ऐड से याद रख लो, उसके अंदर क्या आ जाएगा, टू ऐड में एक थ्रोम्बोक्सिन ए टू आ जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू आ जाएगा जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, और एक एडीपी आ जाएगा। ठीक है, टू ऐड से याद रखें थ्रोम्बोक्सिन ए टू एंड एडीपी। ठीक है, ये जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स करती है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू एंड एडीपी। ठीक है, ये दो जो हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए रोल प्ले करती हैं, थ्रोम्बोक्सिन ए टू एंड एडीपी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ चीजें जो हैं वो इसके बाद वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद जो है वो वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। अब इसके अंदर एमसीक्यूज बाज दफा थ्रोम्बोक्सिन ए टू का आता है कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है। एडीपी क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, अब जो चीज जो है वो वेजो डायलेटेशन करती है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन रोकती है, वो ये एक साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल इस चीज को खोल रहा है। ठीक है, इस वेसल को साइकिल ओपन कर रहा है, तो ये क्या है, प्रोस्टा साइक्लिन। जो ओपन कर रहा है, वेजोडाइलेशन करा रहा है, या आके प्लेटेड एग्रीगेशन नहीं होने दे रहा, दैट इज व्हाट, प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, तो प्रोस्टासाइक्लिन के दो रोल हैं कि एक वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है जिधर भी एंडोथेलियल डैमेज होगी, दूसरा वो क्या करता है, वेजोडाइलेशन कराता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फिर दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिड्स आ जाते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिड E2 D2 F2, ये भी सारे वेजोडाइलेशन करवा रहे होते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है कि थ्रोम्बोक्सिन ए टू के दो रोल हैं, दैट इज व्हाट, के एक ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। एडीपी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। प्रोस्टासाइक्लिन के दो रोल हैं, वेजो डायलेशन कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 D2 और एफ जो हैं ये भी वेजो डायलेशन कराते हैं। ठीक है, ओके फाइन विद इट, समझ आ गई है ये। टू ऐड के निमोनिक से याद रखिएगा, टू ऐड अप करेगा तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, और साइकिल जो चलेगा वो डायलेटेशन कर देगा, खोल देगा उसको। ठीक है, सही है। ये आते हैं, दूसरा फिर हमारे पास जो है वो आता है कीमोटेक्टिक्सिस, किसकी वजह से होती है, न्यूट्रोफिल जो है वो कीमोटेक्टिक फैक्टर्स आ जाते हैं। कीमोटेक्टिक के लिए हमारे पास जो है वो मेनली C5a Ltb4 ये यूज होते हैं। ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं कि कीमोटेक्सिस वगैरह किससे होती है ये। अच्छा, अब ये है कि कुछ हमारे पास एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस आपको पता है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस में आ जाते हैं। कीमोटैक्सिस से आपको पता है कि मूवमेंट के लिए जो चाहिए होती है वो कीमोटैक्टिक होते हैं। और फेगोसाइटोसिस से पता है, जो फेगोसाइटोस जो खाने पीने में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की जो हेल्प करेंगे टू द फेगोसाइटोस, टू द बैक्टीरिया या कोई भी एलिमेंट जो कि बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उसमें जो है वो हेल्प आउट जो करेंगे, वो कंप्लीमेंट ड्राइव प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास अगर आ जाए कि मैं अगर बात करूं कि कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन से हैं, तो कीमोटैक्टिक फैक्टर में आपको मिलेंगे Ltb4। ठीक है, Ltb4 और इसके अलावा C5a। ठीक है,
ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट प्रोटीन्स या कंप्लीमेंट ड्राइव प्रोडक्ट्स जो कि कीमोटैक्टिक हैं, मेनली वो क्या है, LTB4 एंड C5A। अगर पोटेंट कीमोटैक्टर आपसे पूछा जाए तो वो यही सीक्वेंस है, LTB4 इज द मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टर फैक्टर देन ग्रेटर देन C5A, ठीक है। जो भी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज फॉर इन ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि LTB4 एंड LC5A रिक्वायर्ड होता है इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को मूव कराने के लिए। मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टर LTB4 है। अगर उसकी ऑप्शन ना आए तो आप C5A की ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो हैं वो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं। कंप्लीमेंट फैक्टर्स जो हैं दैट इज कीमोटैक्टिक, वो ये हैं। फिर उसके बाद कुछ होते हैं एनाफाइलैक्टिक। एनाफाइलैक्टिक होते हैं जो कि रिएक्शन के अंदर जो है वो हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। C3 और C5A तक जो हैं वो, C3A और C5A तक जो हैं ये एनाफाइलैक्टिक हैं, ठीक है। ए से एनाफाइलैक्टिक है, C3 और C5 जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो एनाफाइलैक्टिक होंगे, ठीक है। तो जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस करेंगे वो C3A और C5A करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर वो पूछे कि C3A और C5A क्या करता है, तो ए वाले जो हैं ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर मैं ये बात करूं कि अब जो है वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ने एलर्जिक रिएक्शन तो प्रोड्यूस हो गया उनके आने से, ठीक है। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होने से एलर्जिक रिएक्शन तो एनाफिलैक्टिक से प्रोड्यूस हो गया। अब जो न्यूट्रोफिल्स और माइग्रेशन वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने उस बैक्टीरिया को खाना है। उसको हम ऑप्सोनाइजेशन भी कहते हैं, फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस ऑलमोस्ट एक ही बात होती है, जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया को किल किया जाता है बाय द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो जब ऑप्सोनाइजेशन का MCQs आए या फिर हमारे पास आए कि फेगोसाइटोसिस हो रही है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज C3B, ठीक है। एनाफाइलैक्टिक क्या हुआ, एनाफाइलैक्टिक हुआ C3A। फिर उसके बाद जब वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसमें फिर बाद में क्या होगा, ऑप्सोनाइजेशन या फेगोसाइटोसिस। तो ऑप्सोनाइजेशन का अगर मेनली पूछे तो दैट इज C3B एंड FC पोर्शन, ठीक है। FC पोर्शन भी होता है, कंप्लीमेंट पोर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, जो FC पोर्शन है वो भी सी ऑप्सोनाइजेशन कर सकता है, C3B मेनली ऑप्सोनाइजेशन कर सकता है। इसी तरह फेगोसाइटोसिस की अगर बात करें तो जो C3B है तो वो फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चार बता दिए जिसके अंदर क्या है कि पहले एनाफाइलैक्टिक आएगा, ठीक है। वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होगा C3A और C5A से। फिर कीमोटैक्सिस होगी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की। वो किससे होगी, कीमोटैक्सिस किससे होगी, किससे चल के आएंगे, LTB4 से और C5A के थ्रू, ठीक है। ए। फिर अगर फेगोसाइटोसिस या ऑप्सोनाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, C3B एंड FC पोर्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन ऑप्सोनाइजेशन और ईटिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसके अंदर मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस का डिफरेंट जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम या कंप्लीमेंट ड्राइव प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंप्लीमेंट ड्राइव प्रोडक्ट्स का, टू हैव एन एक्शन, ठीक है। तो ये जो है वो सारा प्रोसेस चलता है। फाइन विद इट, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब मुझे, यस मैम। अच्छा मुझे यहाँ पे बताएं कि जो अर्ली कंप्लीमेंट सिस्टम है वो किस में लो होते हैं, किस डिजीज में। अर्ली कंप्लीमेंट सिस्टम किस डिजीज में लो होते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन, सॉरी सॉरी, एक्चुअली SLE। एंड लेट कंप्लीमेंट प्रोटीन्स किस में होती हैं, नाइजीरिया, नाइजीरिया जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी नाइजीरिया की, तो उसके अंदर होगा। जो लेट है दैट इज द टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी भी उसको हम कहा जाता है। उसमें नाइजीरिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं लेट के अंदर, जैसे C5 C9 भी कहा जाता है, ठीक है।
और इसके अलावा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी C5C9 से होता है, और साइटोलाइसिस जिसके अंदर होती है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। लेट कम्प्लीमेंट सिस्टम डिले जब कम हो जाता है, लेट कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो कम होता है, तो नाइजेरिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये साइटोलाइसिस के लिए या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के तौर पर भी यूज होता है। ठीक है, तो याद रखें कि जैसे नाइजेरिया बैक्टीरिया पे एक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक बनता है, उसके लिए C5C9 जो है वो उसमें कम हो जाते हैं, इसलिए फिर वो नाइजेरिया बैक्टीरिया फैल जाता है। लेकिन अगर C5C9 हमारे पास ज्यादा हो तो वो उसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन जो अटैक करना है उसने नाइजेरिया पे वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो नाइजेरिया का इट्स सेल्फ जो है वो रिएक्शन कम हो जाएगा, मतलब कि इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो C5C9 जो है वो एक तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, दूसरा नाइजेरिया के इन्फेक्शन में जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, MCQs वाइज आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाज दफा पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइन आपके पास डिफेंस में क्या है, तो आपके पास स्किन है जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस करती है ओवरऑल। ठीक है, अगर सरफेस की बात करें तब भी स्किन है, अगर ओवरऑल फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात करें तो आपके पास स्किन ही आता है। ठीक है, टिश्यूज में मैक्रोफेजेस रोल प्ले करते हैं, और ब्लड में जो है वो आपके पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि ये रिएक्शंस को रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास इम्यूनोलॉजी के साथ थोड़ा सा बाज़ दफा हमारे पास आ जाते हैं इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, इंटरल्यूकिन्स का आपको अब मैं एक निमोनिक बता देती हूँ जो कि सिंपल टू लर्न है। ठीक है, उसको कहते हैं हॉट टी बोन स्टेक। हॉट टी बोन स्टेक। इंटरल्यूकिन्स के आपके पास MCQs इम्यूनोलॉजी में भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, फीवर, हॉट। ठीक है, टी सेल्स की जो स्टिमुलेशन है वो इंटरल्यूकिन 2 करता है। बोन मैरो की स्टिमुलेशन, जिसके अंदर आपके पास MCQs में इस तरह आ सकता है कि बोन मैरो सेल्स बन रहे हैं तो कौन सा इंटरल्यूकिन अफेक्ट करेगा, बोन मैरो की इन्हांसमेंट है या उसके सेल्स का कोई डिफेक्ट है तो कौन सा इंटरल्यूकिन एक्ट करेगा, तो दैट इज द इंटरल्यूकिन 3। और बाज दफा जो है वो बी सेल्स के साथ, बी सेल्स एक तो बोन मैरो हो गया, दूसरा जो है वो क्या होता है, बी सेल्स, तो उसके अंदर जो है वो इंटरल्यूकिन 4 एक्ट करता है। ठीक है, अगर बी विद द बोन मैरो होगा तो इंटरल्यूकिन 3 एक्ट करेगा, और बी विद द बोन सेल्स अगर मैं बी सेल्स बात करूं तो फिर उसमें इंटरल्यूकिन 4 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेक का ST तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, इंटरल्यूकिन है ए, इंटरल्यूकिन यूज होते हैं E, A और K के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है वो बी सेल्स विद इंटरल्यूकिन 4, और ई जो है ये भी इंटरल्यूकिन 4 के साथ ही आ रहा होता है। ठीक है, ये दो जो हैं वो इंटरल्यूकिन 4 के साथ आ रहे होते हैं। एक मिनट। और इसके अलावा ए की जो मैं बात करूं, ठीक है, तो जो AIGE की प्रोडक्शन होती है और जो बी सेल्स के साथ है दैट इज इंटरल्यूकिन 4। ठीक है, ये 4 ही है, IgE प्रोड्यूस हो रहे हैं। IgA अगर प्रोड्यूस होना है तो वो इंटरल्यूकिन जो है ये बन जाता है 5 यहाँ पे। ठीक है, और आखिर में K से एक्यूट फेज रिएक्शन आ जाता है, ये एक्यूट स्टिमुलेशन, इंटरल्यूकिन 2 एक मिनट बताती हूँ। जो एक्यूट फेज प्रोटीन है या एक्यूट फेज मतलब कि रिएक्शंस जो होंगे, ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर एक्यूट फेज रिएक्शन, कोरियोमनाइटिस एक्यूट रिएक्शन जो भी होगा, ठीक है, इन्फेक्शन या फीवर वाला, उसके अंदर इंटरल्यूकिन 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से ये बता देती हूँ, हॉट टी बोन स्टेक है ये, हॉट से इंटरल्यूकिन 1 है, टी सेल्स के लिए जो है वो इंटरल्यूकिन 2 है, बोन मैरो से के लिए इंटरल्यूकिन 3 है, बी सेल्स और IgE की प्रोडक्शन के लिए इंटरल्यूकिन 4 है, AIGA की प्रोडक्शन के लिए इंटरल्यूकिन 5 है, और एक्यूट फेज प्रोटीन या एक्यूट रिएक्शंस के अंदर जिसमें इंफ्लेमेशन वगैरह हो सकती हैं दैट इज इंटरल्यूकिन 6।
ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन्स हैं जो कि आते हैं आपके एमसीक्यूज में। फीवर के अंदर आपको पता है हम किसको प्रेफर करते हैं इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ में से? इंटरल्यूकिन 1। Interleukin 1, then TNF, इंटरल्यूकिन 1 को। लेकिन अगर सूडोमोनास का फीवर हो तो उसके अंदर क्या आ जाता है? then TNF, F2 टीएनएफ थर्ड हाइपोटेंशन और ओवर फीवर। इंटरल्यूकिन 1। वेरी गुड। और अगर सूडोमोनास में हाइपोटेंशन एंड फीवर दोनों आ जाए तो फिर हम किस पे चले जाते हैं? एंडोटोक्सिन। सॉरी, TNF। टीएनएफ। ठीक है, सूडोमोनास में हाइपोटेंशन फीवर के साथ जो है वो। अच्छा, उसके बाद जो है वो टी सेल्स के अंदर जो है टी सेल्स के लिए इंटरल्यूकिन 2 है। बोन मैरो में बी सेल्स के साथ बी बोन मैरो के साथ इंटरल्यूकिन 3, बी सेल्स के साथ इंटरल्यूकिन 4, आईजीई के साथ इंटरल्यूकिन 4, ठीक है, और आईजीए के साथ इंटरल्यूकिन 5 और एक्यूट फेज रिएक्शन प्रोटीन्स के साथ इंटरल्यूकिन 6। इसके अलावा एक और आता है इंटरल्यूकिन, दैट इज द इंटरल्यूकिन 8, जहाँ पे हमने कीमोटैक्टिक फैक्टर LTB4C5A पढ़ा है। वहां पे इंटरल्यूकिन 8 भी होता है जो कि ऑलमोस्ट कीमोटैक्सिस कर रहा होता है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 8 का जो है वो भी कीमोटैक्सिस में रोल प्ले होता है, लेकिन वो माइल्ड कीमोटैक्टिक होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पोटेंट कीमोटैक्टिक कौन होगा? LTB4, ठीक है। LTB4 जो है वो सबसे ज्यादा कीमोटैक्टिक होगा। फिर कौन सा होगा? C5A कम्प्लीमेंट जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कीमोटैक्टिक होगा। फिर उसके आखिर में जो है वो इंटरल्यूकिन 8 भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है इन कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो ये तीन चीजें सीक्वेंस से जो है वो अपने पास लिख लें, ठीक है। और हॉट टी बोन स्टेक से आपको पता होना चाहिए कि अगर टी सेल्स के डिफेक्ट का पूछेगा तो इंटरल्यूकिन 2 इफेक्ट होगा, अगर फीवर का पूछेगा तो इंटरल्यूकिन 1 के साथ है, बोन मैरो सेल्स का पूछेगा तो इंटरल्यूकिन 3 है, और इसी तरह ही सो गो ऑन, ठीक है, इसी तरह ही आगे सारे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज बाज दफा हमारे पास इंटरल्यूकिन्स के हिसाब से भी आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमसे डिफरेंट पूछता है कि फीवर में क्या है, कीमोटैक्सिस में क्या है, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को इल्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाज दफा वो बी सेल्स का पूछता है। बी सेल से याद रखिएगा कि प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और प्लाज्मा सेल से आगे इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं, ठीक है। अगर प्लाज्मा सेल की ऑप्शन ना हो तो हम बी सेल से भी लिख सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं, ठीक है। जो मेन इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं वो आईजीएम बनता है, ठीक है, और आईजीडी बनता है। इसके बाद आईजीए, आईजीजी, ठीक है, आईजीई, ये सारे बन रहे होते हैं आगे से, ठीक है। तो मेजरली जो है वो टीएनएफ अकेला सूडोमोनास के रिएक्शन में होगा ना, फीवर में, सूडोमोनास में, ठीक है। तो बी सेल से हमेशा याद रखिएगा कि बी सेल से आगे प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, लेकिन टी सेल से आगे कुछ नहीं बनता, ठीक है। टी सेल से आगे जो है वो टी सेल्स इटसेल्फ हेल्पर टी सेल होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। ये आपको अगर इल्म हो इस बात का, तो क्या होता है कि दो सेल्स होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स होते हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। CD4 को हम हेल्पर टी सेल्स कह रहे होते हैं और CD8 को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं टी सेल्स के अंदर, ठीक है। बाकी हम इम्यूनोलॉजी में टी सेल्स और बी सेल्स को मजीद इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे एनके सेल्स का बताएं कि अगर मैं बात करूं वायरस किलिंग सेल्स कौन से हैं तो कौन से सेल्स होंगे वो? NK, एनके सेल्स। और अगर मैं एक प्रोसेस की बात करूं दैट इज किलिंग द वायरस सेल्स इन द बॉडी, दैट इज व्हाट प्रोसेस इज दैट, तो क्या होगा वो? apoptosis, अपॉप्टोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। कीमोटैक्सिस कीमोथेरेपी में कौन सा प्रोसेस रोल प्ले करता है टू किल द सेल्स? कीमोथेरेपी में कौन सा प्रोसेस रोल प्ले करता है टू किल द सेल्स? जी, किसी को? apoptosis, अपॉप्टोसिस। apoptosis, हाँ, अपोप्टोसिस। एनके सेल्स अगर लिखा हुआ आएगा देन यू विल गो टू द एनके सेल, अगर सेल की बात करेगा। अगर वो प्रोसेस की बात करता है देन दैट इज द अपोप्टोसिस, दैट इज गोइंग इनटू द बॉडी, ठीक है। जो नेचुरल जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल करता है, ठीक है। अपोप्टोसिस इज अ प्रोसेस दैट इज गोइंग इनटू द बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अपोप्टोसिस जो है
वो एक्टिवेट किसको करती है? एक्टिवेट्स व्हाट? स्पेस। कैस्पेज, वेरी गुड। ठीक है, तो अपोप्टोसिस के एमसीक्यूज आते हैं। अपोप्टोसिस कैस्पेज एक्टिवेशन करती है, उसके बाद अपोप्टोसिस जो है वो कैंसर सेल्स को किल करती है। अपोप्टोसिस जो है वो सेल श्रिंकेज करती है। ठीक है, अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, क्या चीज ज्यादा होती है, बेसोफिल्स या जीनोफिलिया? बेसोफिलिया, बेसोफिलिया। ठीक है, तो अपोप्टोसिस के अंदर जो है वो ये एमसीक्यू जो है वो ज्यादा आ रहे होते हैं। जीनोफिलिया हो रहा होता है, बेसोफिलिक न्यूक्लियाई हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें एमसीक्यूज याद रखना है अपोप्टोसिस के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप ऑफ इंफ्लेमेशन इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, जिसके अंदर जॉइंट सेल इंफ्लेमेशन है, वो आपको पता है कि टीबी के अंदर हमारे पास होती है। ठीक है, गुमेटस नेक्रोसिस किस में होती है, गुम्मास किस में बनते हैं? सिपिलिस। सिफिलिस। इसकी कौन सी टाइप होती है? टर्शी। टर्शरी सिफिलिस। tertiary. ठीक है, सही है, टर्शरी सिफिलिस विद गुमेटस नेक्रोसिस। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास बाज़ दफा एमसीक्यूज आते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स के। तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में जैसे हम नॉर्मली सीआरपी और ईएसआर करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फेरेटिन होता है वो भी एक्यूट फेज रिएक्टेंट में बाज़ दफा आता है। हेप्सिडिन आ जाता है, और फाइब्रिनोजिन जो एंडोथेलियल रिपेयर कर रहा होता है वो भी आ जाता है। और एमआई ऑफ मार्कर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास सीआरपी होता है। अगर आपसे पूछे द एक्यूट फेज रिएक्टेंट इन एमआई मार्कर, तो वो सीआरपी आप करवा सकते हैं एमआई के लिए एक्यूट फेज रिएक्टेंट के तौर पे। ठीक है, बाकी ईएसआर वगैरह आप कराते हैं। इसके अलावा फेरेटिन, हेप्सिडिन और फाइब्रिनोजिन भी एक्यूट फेज रिएक्टेंट के अंदर आता है। जब भी हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास पहले 3 दिन तक न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद पांचवें, चौथे पांचवें दिन से जो है वो मैक्रोफेजेस में वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस आने लग जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन्फ्लेमेशन में हमारे पास मेनली जो है वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही एसोसिएशन आपके पास एमसीक्यूज में भी आती है कि 3 दिन तक जो है वो न्यूट्रोफिल अपना एक्शन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो है वो मैक्रोफेजेज आ जाते हैं। ठीक है, फिर बाज दफा हमारे पास ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है उसके अंदर सबसे पहले क्या रिलीज होता है, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर कह लो, या फिर कौन सा Histamine. हिस्टामिन रिलीज होता है। वेरी गुड। और पेन के अंदर क्या रोल प्ले करता है अपना, पेन के अंदर पेन मीडिएटर्स कौन से हैं? Bradykinin and prostacyclin. हाँ, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन को आप प्रेफर करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन ठीक है पेन के लिए। और अगर मैं एक्यूट इंफ्लेमेटरी मीडिएटर पूछूं तो दैट इज द हिस्टामिन। ठीक है, जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उसके बाद हिस्टामिन वगैरह भी रिलीज होती है, तो उसके अंदर एक्यूट रिएक्शन जो है वो हिस्टामिन का आता है, हिस्टामिन रिलीज होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जब हमारे पास एक वुंड हील अप कर जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दो टाइप। वूंड हीलिंग के अंदर जो है वो, अगर वो बाउंड्री के अंदर अंदर हो तो क्या होता है, उसको क्या कह सकते हैं? और फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन कहते फॉर्मेशन। हैं। विद इन द वूंड मार्जिन, अगर वो स्वेलिंग के साथ बाउंड्री के अंदर बने तो उसे हाइपरट्रॉफिड स्कार कहा जाता है। एंड आउट ऑफ द मार्जिन अगर चला जाए तो उसे कीलॉइड कहा जा सकता है। कोई मुझे इसके कोलिजन्स बता सकता है कि हाइपरट्रॉफिड स्कार में कौन से कोलिजन्स होते हैं और कीलॉइड में? मैम दोनों में टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 दोनों में नहीं होता। कीलॉइड के अंदर टाइप 1 और टाइप 3 होता है कोलेजन, और जो हाइपरट्रॉफिड स्कार होता है उसमें टाइप 3 कोलेजन होता है। आप मुझे ये बताएं कि टाइप 1 और टाइप 3 में से अर्ली वुंड हीलिंग में कौन सा होता है? टाइप 3। Type type 3. Complete wound healing या टेंसाइल strength through the wound is given by which type of collagen? टाइप 1। टाइप 1। ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, यही एमसीक्यूज आते हैं टाइप 1, टाइप 2 के, 3 के, और किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक। इसके अलावा अगर आपके पास बर्न का एमसीक्यूज आए कि एक पेशेंट है उसको बर्न हुआ है और उसके बाद उसको स्कार बन गया है, तो बर्न हुआ है तो उसके बाद उसको स्कार बन जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह ही जो ब्लैक पर्सन या अफ्रीकन पर्सन की बात वो करेगा कि ब्लैक पर्सन है, तो उसके अंदर बर्न के बाद जो है keloid. बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, कालों के अंदर जो है वो कीलॉइड बन जाता है, जो ब्लैक पर्सन है उनके अंदर कीलॉइड बन जाएगा, और बाकी जो है वो नॉर्मली स्कार फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज भी इस हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है। और मैम कॉन्ट्रैक्टर का भी तो होता है। सॉरी। मैम कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनका भी होता है ना। हाँ, जो नॉर्मली है वो तो स्कार फॉर्मेशन होगी ना, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो फिर स्कार फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग के अंदर बाज दफा कॉन्ट्रैक्शन का एमसीक्यूज आता है कि प्राइमरी वुंड हीलिंग जो हो रही होती है उसके अंदर वुंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कम बनती है, स्कार और ग्रैनुलेशन टिश्यू कम बनता है। ठीक है, उसमें वुंड कॉन्ट्रैक्शन कम होती है। जो सेकेंडरी वुंड हीलिंग होती है उसमें वुंड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से स्कार ज्यादा बड़ा बनता है। ठीक है, सेकेंडरी जो वुंड हीलिंग होती है वो डीपर डाउन, एक तो अगर कोई चीज चली गई है उसके अंदर, हम अगर उसको ओपन रख के करेंगे हील तो उसके अंदर वुंड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है और उसकी वजह से स्कार वगैरह ज्यादा बनता है सेकेंडरी। ठीक है, तो ये वुंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज बस मैंने आपसे डिस्कस करनी है, उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीन चीजें याद रखिएगा, जो भी वुंड हीलिंग होती है उसके अंदर हमारे पास तीन फेजेस होती हैं। ठीक है, तीन फेजेस हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास आती है इंफ्लेमेटरी फेज, जब वुंड हीलिंग होगी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है प्रोलिफरेटिव फेज, और रिमॉडलिंग आ रही होती है। ठीक है, जब भी वुंड हीलिंग होनी है ये तीन चीजें होनी है। ठीक है,